हेलो नमस्ते, वेलकम टू आरएस ओनली। मैं हूं मनीषा और आज मैं आपके लिए बहुत ही बिगनर्स का टॉपिक लाई हूं। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे प्रॉब्लम है इंग्लिश में। ठीक है कि आखिर सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस को बनाएं कैसे, लिखें कैसे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे आपका ये इतना तो अपन को समझ में आता है कि सेंटेंस जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर लैंग्वेज है ना। सेंटेंस को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है ना। अब सेंटेंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक धारा में लिखे हुए हैं और उन शब्दों से जो मतलब निकल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। इजी था, है ना। सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स का सेंस निकलना चाहिए, यानी कि उन वर्ड्स का कुछ एक साथ होने का कुछ मतलब होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर। मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला काम करती हूँ। तो आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ। ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स जब एक साथ आते हैं तो इनका कुछ मतलब निकलता है और वो मतलब आपको समझ में आता है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। सेंटेंस का आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो मैंने आज तक क्लासेस ली हैं वो आपको नहीं समझ में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक नहीं आता। जिनको ये आता है, ये क्लास आपके लिए एक रिवीजन की तरह है। बहुत ही फास्ट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट क्लास है। ठीक है। चलो, सेंटेंस की डेफिनेशन: अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। स्टैंड ऑन इट्स ओन का मतलब होता है कि ये अपने आप में पूरा मतलब बताते हैं। एक सेंटेंस को अगर किसी दूसरे सेंटेंस की मदद लेनी पड़ रही है समझने के लिए तो फिर वो सेंटेंस नहीं है, वो फ्रेज है। ठीक है ना। अभी भी अगर लगता है डिफिकल्ट है, मैम इतना भी नहीं आता, तो मैं आपकी रिवीजन क्लासेस लूंगी। एग्जाम के बाद में देखेंगे, अपन टॉपिक वाइज लेंगे। मैं इंग्लिश इजी कर दूंगी, आपको अंग्रेजी सिखा दूंगी पूरी। ठीक है। लेकिन जस्ट बी विद मी, एक बार मेरे साथ चलो। इट्स लाइक अ फुल थॉट दैट मेक सेंस ऑन इट्स ओन। एक पूरा का पूरा मीनिंग निकलता है और मेक सेंस ऑन इट्स ओन, अपने आप में पूरा आपको मतलब बताता है। इट टिपिकली हैज अ सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के पार्ट की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। कैट स्लीप्स, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। द कैट स्लीप्स का मतलब क्या है? बिल्ली सोती है। ये कैट स्लीप्स एक पूरा सेंटेंस है क्योंकि इससे पूरा आइडिया आपको पता चलता है कैट के बारे में जो सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट के बारे में जो कि सोने का काम हो रहा है। द कैट स्लीप्स, बिल्ली सोती है। ये जो सेंटेंस है इसका पूरा मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब ये सेंटेंस पूरा है। लेकिन इस सेंटेंस के साथ में और वर्ड्स भी जोड़े जा सकते हैं एक दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए जिसका भी मतलब निकलेगा। द कैट स्लीप्स ऑन द काउच, जैसे ये सब सेंटेंस है, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। ठीक है ना। द कैट स्लीप्स फुल सेंटेंस है। बिल्ली सोती है। बिल्ली सोती है सोफा के ऊपर, ये भी पूरा सेंटेंस है। बिल्ली सोती है सोफा के ऊपर सुबह सुबह। द कैट स्लीप्स ऑन द काउच इन द मॉर्निंग, ये भी सेंटेंस है। ठीक है। इन सब का मीनिंग निकल रहा है। सेंटेंस बनाने के लिए कुछ आपके पास में बेसिक ज़रूरतें होती हैं। वो ज़रूरतें क्या हैं? सबसे पहले आपका पूरा का पूरा मीनिंग निकलना चाहिए। सेंटेंस मस्ट मेक अ सेंस ऑन इट्स ओन। आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस एनफ। जनरली बच्चे क्या होते हैं, सेंटेंस और फ्रेज में कंफ्यूज करते हैं। कैट स्लीप्स ये जो है वो पूरा सेंटेंस है, लेकिन ऑन द काउच सेंटेंस नहीं है। ऑन द काउच एक फ्रेज है जो कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। फ्रेज का क्या मतलब होता है हिंदी में? वाक्यांश, वाक्य का अंश। ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल शी डांस्ड, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, लेकिन डांस्ड इन द सेंटेंस पूरा नहीं है। डांस किस में? जैसे शी डांस्ड इन द रेन, वो बारिश में नाच रही थी। तो शी डांस्ड पूरा सेंटेंस है और इन द रेन जो है वो सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। ये फ्रेज जब इस सेंटेंस में अपन ऐड करते हैं तो और एक बड़ा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है ना। ओके। कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का आपको ध्यान रखना है। कैपिटलाइजेशन, सेंटेंस जब शुरू होता है तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है। और पंक्चुएशन का क्या मतलब होता है? फुल स्टॉप होना, कॉमा होना, एक्सक्लेमेशन मार्क होना, क्वेश्चन मार्क होना, कोलन होना, सेमाई कोलन होना, हाइफन होना। ये जो सिंबल होते हैं ना, जो निशान देखने को मिलते हैं सेंटेंसेस में, उनको पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। अगर पंक्चुएशन एंड में नहीं है इसका मतलब सेंटेंस अधूरा है, चाहे पूरा मीनिंग निकल गया हो, लेकिन ये अज्यूम किया जाता है कि अभी कुछ ना कुछ लिखना बाकी है। ठीक है। उसके मार्क्स कटते हैं, अगर आप पंक्चुएशन ठीक से नहीं लगाएंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे।
ध्यान रखनी ये चीज। सेंटेंस, सभी सेंटेंस, ऑल सेंटेंसेस विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल का, सभी सेंटेंसेस फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा और एंड में पंक्चुएशन मार्क जरूर होगा, ठीक है, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। सभी तरीके के जो पंक्चुएशंस होते हैं वो सेंटेंस को तोड़ने के तरीके होते हैं, जैसे इसी सेंटेंस में देख लेते हैं अपन। ऑल काइंड्स ऑफ पंक्चुएशंस आर सेंटेंस ब्रेकिंग टूल्स, ये अपने आप में फुल सेंटेंस है, बाद में मैंने कॉमा लगा दिया, और नॉट सेंटेंस कंप्लीटिंग वंस, ठीक है। चलो, कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं? 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं, मैं बताती हूँ। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कि सेंटेंस का यूज क्या है, और एक होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। ये सेंटेंस का यूज के बारे में बात कर रहे हैं पहले अपन। बाय पर्पस और बाय डिफिकल्टी। बाय पर्पस सेंटेंस किस कारण से लिखा जा रहा है, क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, एक तो वो तरीका होता है सेंटेंसेस के टाइप्स को पढ़ने का, और दूसरा टाइप होता है सेंटेंसेस को बाय डिफिकल्टी, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना ज्यादा मुश्किल है सेंटेंस, है ना, कितना एडवांस्ड है, कितना बेसिक है, ठीक है। पहले पर्पस देखते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप किसी इंफॉर्मेशन और फैक्ट को बता रहे हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, मॉनसून इन इंडिया ब्रिंग्स रेन्स, ये भी एक फैक्ट है, मानसून भारत में बारिश लेकर आता है, ठीक है, ये भी फैक्ट है। और फैक्ट बताती हूँ, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ, प्रशांत महासागर जो है वो धरती पर सबसे बड़ा वाटर बॉडी है ना, पानी का जो सोर्स है वो सबसे बड़ा सोर्स क्या है, प्रशांत महासागर ही है, तो वो भी ये एक फैक्ट है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है धरती पे, उससे छोटा कौन सा है, अटलांटिक ओशन है या सदर्न ओशन है, अटलांटिक ओशन है, फिर सदर्न ओशन आता है, फिर इंडियन ओशन आता है, फिर आर्कटिक ओशन आता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या फिर बेसिक फैक्ट्स बता रहे हैं, इनमें भी लास्ट में फुल स्टॉप जरूर आएगा, और इनका फर्स्ट लेटर भी, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। फिर होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेशन नाम से पता चल रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इंटरोगेट किया जा रहा है। पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं तो थाने में क्या करते हैं वो, नहीं, डंडा मारने वाली बात की नहीं कर रही हूँ मैं, इंटरोगेशन की बात कर रही हूँ। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो आपसे कुछ जानकारी निकालना चाहते हैं, ठीक है। इंटरोगेशन का मतलब होता है कि कुछ आपसे सवाल पूछा जा रहा है। वेयर इज माई बुक, हु स्टोल माई बाइक, मेरी बाइक किसने चोरी की, है ना। वॉट इज द मीनिंग ऑफ, एक वर्ड है जिसका मैं मीनिंग कई बार बता चुकी हूँ, वही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइब्रेंट, ये भी एक क्वेश्चन है, आप सवाल पूछ रहे हैं कि वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप सवाल पूछने वाले जो सेंटेंसेस होंगे, सिंपल सेंटेंसेस हों चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हों, सवाल पूछा जा रहा है तो लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन आएगा और आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और उस सेंटेंस टाइप को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जहां पर आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, डू समथिंग, ठीक है ना, आप कुछ करने के लिए या तो उनको कमांड कर रहे हैं, यानी कि आदेश दे रहे हैं, है ना। कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश देना, या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे विनती कर रहे हैं। प्लीज ये विनती में ती की मात्रा बड़ी होगी या छोटी होगी ये देख लेना आप, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। या तो आप आदेश दे रहे हैं या आप विनती कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को आप इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल प्लीज सिट डाउन, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, प्लीज सिट डाउन आपकी रिक्वेस्ट है। यहां पर सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, कीप क्वाइट इन द क्लास, जब क्लास में पढ़ा रही हूं तो चुपचाप बैठो, ठीक है, ये क्या है, कमांड है, या आप यहां बच्चों को आदेश दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ये क्या है, कमांड है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, कमांड है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका चालान कट जाएगा।
रिक्वेस्ट करेंगे तो चालान थोड़ी कटता है, कहीं कोई रूल होगा जो आपने ब्रेक किया है, यानी कि कहीं न कहीं कोई कमांड एस्टेब्लिश किया है और उसको आपने ब्रेक किया है, तो ही तो आपका चालान कटेगा ना, ऐसे थोड़ी कट जाएगा। ओके, फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जहाँ आप अपने इमोशंस को क्या कहते हैं, शेयर कर रहे हैं, और बाय वर्ड्स ही नहीं, आप टोन में भी शेयर करते हैं। जैसे वाओ इट्स, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सरप्राइज आप अपना शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वाओ इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू। कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, और हमेशा उनके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। ये जो होता है ना, ये इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, अलास फुल स्टॉप। अलास शी कुडंट क्लियर द एग्जाम। दुख की बात है, अलास मतलब दुख, दुख की बात है कि वो अपनी परीक्षा नहीं तोड़ पाई, ठीक है। तो शी कुडंट क्लियर द एग्जाम आ गया। और बताते हैं, ओ नो, सिंपल सेंटेंस, ओ नो द फाइल रूम कॉट फायर। अरे नहीं, फाइल रूम में आग लग गई, ठीक है। यहां पर भी आप अपना इमोशन बता रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस जब कन्वे करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते हैं। उनमें आप कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वो आपको लिखने हैं, और उनके बाद में आपको एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का जो सेंटेंस है वो बाद में आएगा, और उसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। इजी है, समझ में आ रहा है। कैटेगरी पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक कैटेगरी पढ़ रहे हैं। अभी मैंने सेंटेंस लिखते कैसे हैं वो नहीं बताया, सेंटेंस होती क्या चीज है और कैसे होते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिर है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर आप कोई ना कोई इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर वैसा हो जाएगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। ये जो सेंटेंसेस है ना, जिसमें आप एक कंडीशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अगर, तो, अगर, तब, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जनरली आपके फ्रेजल वर्ब्स में, फ्रेजेस में ये सेंटेंसेस देखने को मिले हैं, प्रोवर्ब्स में ये सेंटेंसेस देखने को मिले हैं, जनरली मेटाफोर्स और सिमिलीज में ये सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन स्टैंडर्ड सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, और ये बदलते नहीं है, मतलब बहुत रेयरली होता है जो इनको बदला जा सकता है। अगर बारिश होती है तो हम घर के अंदर रहेंगे, इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड। अब इसको लिखने का तरीका जो है वो स्टैंडर्ड यही होता है। कौन सा होता है? इफ, जनरली जनरली ज्यादातर बार देखा गया है कि वो इफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर इससे भी स्टार्ट हो रहे हैं तो इफ वाला सेंटेंस आपको, इफ वाला वर्ड आपको सेंटेंस में मिलेगा। एग्जाम, इसी सेंटेंस को अपन दूसरे तरीके से लिख के देखते हैं। वी विल स्टे इनसाइड इफ इट रेन्स, फुल स्टॉप। मैंने वर्ड्स की सिर्फ पोजीशन चेंज करी है, वर्ड्स का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ये कंडीशनल सेंटेंस ही है। कंडीशनल सेंटेंस कॉमा लगा के सेंटेंस को ब्रेक करके भी लिखा जा सकता है। कंडीशनल सेंटेंस रेगुलर सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। चलो, नैरेटिव सेंटेंसेस। नैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर आप कुछ बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, कहीं कुछ हुआ था और आप उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आप कोई इवेंट हुआ था उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑफन डेक्लेरेटिव, ज्यादातर बार देखा गया है कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है क्योंकि जो इवेंट हो चुका है वो एक फैक्ट बन गया है, ठीक है। और फैक्ट बताने वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस की ही कैटेगरी का पार्ट होते हैं, लेकिन इनको अलग से इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर आप स्टोरी को बता रहे हैं, है ना। फोकस्ड ऑन, ठीक है, सेंटेंस के ऊपर फोकस करा जा रहा है। द डॉग चेज द कैट अप द ट्री। ये फैक्ट नहीं है, लेकिन जो आपने देखा, आपने आंखों देखी बताई, तो कहीं वो आंखों देखी यूज हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको फैक्ट लिया गया है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में कैट्स को भी डॉग्स के पीछे भागते हुए देखा, और डॉग्स डर के भाग भी रहे होते हैं। हाँ, सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, कभी देख लेना, ठीक है। ये वाला जो इवेंट हुआ, ये आप किसी को बता रहे हैं, उसके लिए ये एक फैक्ट हो जाएगा, इसलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में डाला जा सकता है। होगा नहीं, डाला जा सकता है। ये एक नैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। द डॉग चेज द कैट अप द ट्री। सिंपल सेंटेंस है, मीनिंग बताने की जरूरत थोड़ी है। कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा था और बिल्ली डर के मारे फिर पेड़ के ऊपर चढ़ गई। यही है सेंटेंस का मतलब। फिर होते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो डिटेल्स बता रहे हैं कुछ, और आपको एक इमेजिनेशन की टूर पे ले जा रहे हैं। नॉवेल्स में होता है जनरली ऐसा, मैं बताती हूँ। द ओल्ड हाउस स्टूड eerily साइलेंट। हाउस है,
कोई इंसान नहीं है, जानवर नहीं है जो कोई आवाज निकालेगा। हाउस तो टेक्निकली देखा जाए तो चुप ही होते हैं, है ना? आवाज कौन निकालते हैं? जानवर निकालते हैं या फिर इंसान निकालते हैं, मनुष्य निकालते हैं। घर तो चुप होते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आवाज थोड़ी निकालते हैं। तो टेक्निकली ये सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको इस सेंटेंस को पढ़ के ये पता चल रहा है कि कोई सुनसान जगह के बारे में बात हो रही है। ईरी का मतलब होता है अजीब, है ना? अबनॉर्मल, ईरी। और साइलेंट का मतलब होता है चुप। चुप का और स्टूड का मतलब होता है खड़े रहना। तो घर अपनी जगह बहुत अजीब तरीके से चुपचाप खड़ा था। ये आपको यूज होंगे सेंटेंसेस हॉरर नॉवेल्स में जनरली, है ना? या फिर बहुत ही ज्यादा कोई वायलेंट नॉवेल्स होते हैं जहां पर कोई क्राइम का एपिसोड हुआ है किसी जगह पे और उसका इन्वेस्टिगेशन करने कोई जा रहा है या फिर कोई स्टोरी बता रहा है, तो बता रहा है कि उस सीन को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे वो घर मुझे काटने को दौड़ रहा हो, है ना? या फिर कई बार अपन घर पे अकेले होते हैं, पेरेंट्स भी कहीं घूमने चले गए, सिबलिंग्स भी कहीं अपने पार्टी कर रहे हैं और हमारे पेट भी सो रहे हैं। तो क्या अपन क्या कहते हैं शाम को जब मम्मी पापा वापस घर घर आते हैं तो मेरे को दोबारा कभी अकेले मत छोड़ के जाना, मुझे पूरा घर काटने को दौड़ रहा था। कहते हैं ना अपन, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं जो आपके माइंड में एक इमेजिनेटिव क्या कहते हैं पिक्चर बना देते हैं, वो सेंटेंसेस आपके डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर होता है पर्सुएसिव सेंटेंस। पर्सुएशन का मतलब होता है आप किसी को कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है? आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये काम करना चाहिए, अपन को परसुएड करना है ना? कैन ओवरलैप, अब ये दोनों तरीके की कैटेगरी में आते हैं, डिपेंड करता है उनके यूज करने का कॉन्टेक्स्ट। यू शुड वोट फॉर अ चेंज या फॉर चेंज, ठीक है? आपको वोट डालना चाहिए ताकि बदलाव आ सके। आप इस बात में बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर सेंटेंस के टाइप की बात हो रही है, ठीक है? समझ में आ रहा है? इजी है, ओके। परसुएसिव सेंटेंस। फिर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप उम्मीद कर रहे हैं कुछ अच्छा होने की, आप किसी को विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना? या फिर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप विशेज और होप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में इनको अब हम अलग से कैटेगरी में नहीं देखते, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं देखते। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इनको अलग से कैटेगरी में देखा जाता था। मे यू हैव अ लॉन्ग हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ, अपन इस तरह की विशेष किसको देते हैं? बर्थडे कार्ड्स में देखने को मिलती हैं आपको ये। अब आजकल तो कौन ही बर्थडे कार्ड देता है, सब व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो भी जेनरिक मैसेजेस। मेरे को तो बड़ा दुख होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है? इस तरह के सेंटेंसेस आपके ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर होता है रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल का मतलब होता है ऐसे सवाल जो आपने सिर्फ पूछने के लिए पूछे हैं, आपको उनका जवाब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सवाल आपका सिर्फ इफेक्ट बता रहे हैं। क्यों, है ना? सही है ना? इस तरह की चीजें जो होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट के लिए होते हैं। आपको भी उनका जवाब पता है क्या है, सामने वाले को भी पता है क्या है, आपको जवाब लेने की जरूरत नहीं है। इन सवालों का जवाब बनता भी नहीं है। इन सवालों का जवाब देने लगोगे तो फिर आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, जो ऑनलाइन अपन को कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है कई बार, है ना? रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। एक इन क्या कहते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए पूछ जाता है कि मुझे जानकारी है, मुझे मत सिखा, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। इनमें आंसर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, आप उनका जवाब नहीं ढूंढ रहे। सब इंटरोगेटिव का ही सब टाइप होता है क्योंकि लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? इजंट दिस ब्यूटीफुल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो खूबसूरत है, जिसको खूबसूरत बोला जा रहा है, लेकिन पूछ के क्या ये सुंदर नहीं है? जैसे ऐश्वर्या राय की फोटो लगी हुई है, ठीक है? किन की फोटो है? ऐश्वर्या राय की फोटो है, और आप अपने दोनों दोस्तों के साथ बैठे हैं और आपने बोला यार खूबसूरत है ना, तो है ना, क्वेश्चन मार्क। वो जो चीज है ना, ये आपका रिटोरिकल क्वेश्चन होता है। हाँ, दुनिया में कोई होगा जो इनको ब्यूटीफुल ना बोलेगा, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उसको पब्लिक करने का भी उनको पूरा अधिकार है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, ठीक है? चलो, अब है दूसरा कैटेगरी, बाय डिफिकल्टी। मैंने आपको बताए थे दो, एक तो बाय पर्पस होता है, एक दूसरा बाय डिफिकल्टी होता है। डिफिकल्टी वाला देखते हैं अपन। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ही छोटा सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ये जो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। शी लाव्स, वह हंसती है। इसको क्या लिखेंगे हिंदी में? मुझे नहीं पता, हंसती ऐसे ही लिखते हैं क्या? आई सीरियसली होप कि हंसती ऐसे लिखते होंगे। वह हंसती है, ठीक है? कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो अपने आप में दो सेंटेंसेस बन सकते हैं, उनका पूरा मीनिंग निकलता है, लेकिन अपन उनको जोड़कर एक सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है? और उनको जोड़ने का तरीका भी होता है, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं अपन बीच में, एंड, और, एज वेल, बट, इफ, है ना? इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं अपन, ठीक है? शी लाफ्स एंड ही क्लैप्स, वह हंसती है और
वो तालियां बजाता है, और के साथ में अपन ने इसको दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया और एक सेंटेंस बना दिया, इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस से थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इसमें जो मेन थॉट होता है वो एक और डिटेल के साथ में जुड़ा हुआ होता है। मेन थॉट के साथ में उसको एक्सप्लेन करने वाली एक डिटेल होती है। जैसे शी लाफ्स बिकॉज शी इज हैप्पी, वो हंसती है क्योंकि वो खुश है। तो वो खुश है वाली जो लाइन है वो हंसती है वाली लाइन को एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और उनके साथ में रीजन भी जुड़ा हुआ होता है, और वो रीजन उन इंडिपेंडेंट थॉट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे शी रन्स, वह भागती है, ही स्विम्स, वो तैरता है क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये भाग क्यों रही है और वो तैर क्यों रहा है? क्योंकि ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओलंपिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आपके पास में 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों सेंटेंसेस अपने आप में मीनिंग निकालते हैं, 2 सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, और तीसरा सेंटेंस जो है वो इन 2 सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करता है, डिटेल प्रोवाइड कर रहा है इनके बारे में, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, कॉमन मिस्टेक्स आपको सेंटेंस लिखते टाइम कुछ जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनको अवॉइड करना है। कौन सी गलतियां कर रहे हैं? एक तो आप इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं छोड़ेंगे, वर्ड्स का पूरा मीनिंग निकलना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। फिर है आप फ्रेगमेंट्स में नहीं लिखेंगे सेंटेंस को, ठीक है ना? आपका मीनिंग वो सेम बात बोल रही हूं मैं, अलग अलग तरीके से सेम बात बोल रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है? 2 सेंटेंसेस इनकरेक्टली जॉइंड, जो आप ज्वाइन करने वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। जब 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं तो अपन कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, या तो पंक्चुएशन यूज करते हैं, वो तो कहानी दूसरी हो गई, लेकिन अगर आप कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो उन वर्ड्स को अपन करेक्टली यूज करेंगे, और उन वर्ड्स को कहते क्या है? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है? 2 सेंटेंसेस या 2 से अधिक सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स अगर यूज कर रहे हैं आप, जिनको कंजंक्शन कहते हैं, तो वो आपके वर्ड्स सही होने चाहिए, आप गलती नहीं करेंगे उसमें। मेक श्योर द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलाइन विद ईच अदर। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट वो होते हैं जो काम कर रहे हैं, और प्रेडिकेट वो होते हैं जो काम हो रहा है। ठीक है? इन दोनों का जो जुड़ने का तरीका है, जो साथ आने का तरीका है, वो सही होना चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगा। मिसिंग और मिसप्लेस्ड पंक्चुएशन, पंक्चुएशन आपको मिस नहीं करना है, पंक्चुएशन आपका सही होना चाहिए और होना ही चाहिए। ठीक है? पंक्चुएशन गलत नहीं होता है। सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से ही खत्म होगा, सेंटेंस कॉमा या सेमीकोलन से खत्म नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये आपके सेंटेंस का फर्स्ट लेवल स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। ठीक है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, और वर्ब जो काम हो रहा है है ना? और ऑब्जेक्ट स्टोरी होती है जो उस काम को एक्सप्लेन कर रही है, जो सब्जेक्ट ने किया, डूअर ने किया। ठीक है? ये ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हो या ना हो, काम चल जाता है, लेकिन किसी सेंटेंस में इन दोनों में से अगर कुछ नहीं है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। बताती हूँ। अभी अपन ने फर्स्ट लेवल पे क्या देखा था? शी लाफ्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है, वह हंसती है। तो शी आपकी सब्जेक्ट हो गई और लाफ आपकी वर्ब हो गई। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट बाद में दूसरे सेंटेंस में आया था, याद है? शी laughs बिकॉज शी इज हैप्पी। ये सेंटेंस था, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया क्या किया मैंने? वेरी गुड। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में अगर ये नहीं है तो चलेगा, ये दोनों होने ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। ठीक है? ये आपके सेंटेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, एक सेकेंड। अलग अलग सेंटेंस के टाइप का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। 3 तरीके के सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं आपको कैसे लिखते हैं। ये आपके सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। ठीक है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ठीक है? लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो क्वेश्चन मार्क में एंड हो रहा है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी मेन वर्ब, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो, और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। मैम ये क्या चीज है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं
कि या तो इंटरोगेटिव को सपोर्ट कर सकें या फिर मेन सेंटेंस जो है उसमें वर्ब को सपोर्ट कर सकें। हेल्पिंग वर्ब से आपको टेंसेस का पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब से आपको कंटिन्यूटी का पता चलता है और हेल्पिंग वर्ब से आपके सेंटेंस को सेंस मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में ट्रांसलेशन हो। जैसे आई एम बिजी, ये फुल सेंटेंस है, मैं व्यस्त हूँ। आई का मतलब हो गया मैं, बिजी का मतलब हो गया व्यस्त, ठीक है, लेकिन हूँ एम नहीं है, ठीक है। जैसे हिंदी में हूँ का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, हिंदी के है वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, जाएगी में गी जो है वो आपको टेंस बता रहा है, उसी तरह से एम का कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। एम यहाँ पर आपके बिजी वर्ड जो आपका वर्ब है उसको सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एम हमेशा सिर्फ आई के साथ आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में आई है और सिंपल टेंसेस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो एम आएगा। आपने मेरी टेंसेस की क्लास देखी है तो आपने इस वर्ड को देखा था सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। इस सेंटेंस को कहते हैं फर्स्ट पर्सन सेंटेंस। फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं फर्स्ट हूं। हमेशा खुद जो बोल रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है, वो फर्स्ट होता है खुद के बारे में अगर है तो, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन में यूज होता है। समझ में आ गया? नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं तो आपका आएगा सब्जेक्ट। में ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि याद होना ज़रूरी है और कुछ व्यूअर्स बिगिनर हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आपका नॉट आ गया, फिर आपका मेन वर्ब आ गई और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है ना, ये आपकी तीसरी कैटेगरी है, तो आप शुरू करेंगे क्वेश्चन को नॉट से, सॉरी हाँ नॉट से, फिर हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट से, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आता है, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और बाद में नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसी को आपको सेंटेंस, इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाती है, ठीक है। बीच बीच में सारे टॉपिक्स चल रहे होते हैं और आपको सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना होता है, ठीक है। इंग्लिश हार्ड नहीं है, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ बल्कि है, लेकिन इंग्लिश बहुत ईजी है। सिर्फ 26 लेटर्स हैं और आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। इंग्लिश एक्चुअली दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे आई कैन डू रशियन, आई कैन डू फ्रेंच, आई कैन डू इटालियन, ठीक है। मैं इतने सारे लैंग्वेजेस पढ़ के बैठी हूँ, मुझे पता है कि इंग्लिश कितनी आसान है, इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि इंग्लिश एक्चुअली सीखना ज़्यादा आसान है बजाय कि रशियन, फ्रेंच और इटालियन के, ठीक है। मैंने कोशिश की थी स्पेनिश सीखने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैच करती है इटालियन और फ्रेंच से, तो फिर मैंने उसका भी आइडिया ड्रॉप कर दिया। बट इंग्लिश इज़ गुड, ठीक है। चलो, वर्ब आपकी कौन सी फॉर्म कौन से टाइप के सेंटेंस में लगेगी आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट यानी कि जो डूअर है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। टेंस आपका टाइम बताता है, वो आपका कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। वर्ब का फॉर्म आपको टेंस बताएगा, है ना। और अगर वर्ब आपकी सिंपल फॉर्म में है तो फिर अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में है तो हेल्पिंग वर्ब आपका बताएगा कि कौन से फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? गुड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आता है नाउन्स, प्रोनाउंस, है ना, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ठीक है, ये सब होते हैं। मोडेल्स होते हैं आपके, मोडेल्स आपके होते हैं आर्टिकल्स, आपके होते हैं डिटरमाइनर्स, आपके होते हैं जिरंड्स, आपके होते हैं साथ में इन्फिनिटिव्स। डरना नहीं है इन वर्ड्स से, TIVES, ये सारे मैं पढ़ाऊंगी, एक एक क्लास लूंगी, डिटेल में लूंगी, बढ़िया मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लास्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गई आपकी सेंटेंस को लिखने का बेसिक। अब स्टार्ट कैसे करें? आपको बेसिक वर्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए, जैसा कि स्ट्रक्चर में मैंने बताया। फिर आपको इन वर्ड्स को यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इज, एम, आर, ये सेंटेंसेस, सॉरी, ये वर्ड्स कब यूज करेंगे, कौन से सेंटेंस में यूज करेंगे, इनका यूज करने का तरीका पता होना चाहिए।
फिर आपको सिंपल सेंटेंस का एक्सपेंशन भी सिखा सकते हैं, जैसे द डॉग रन्स, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। द डॉग रन्स फास्ट, ये आपके यहाँ पर एडजेक्टिव जुड़ गई। द डॉग रन्स फास्ट टूवर्ड्स द टॉय, ये आपका डायरेक्शन वर्ड्स हो गए, ठीक है। इस सेंटेंस को और बढ़ा देते हैं, द डॉग रन्स फास्ट टूवर्ड्स द टॉय टू कैच इट, ठीक है। सेंटेंस को अब मैं इसको एक सेंटेंस को पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख के बता सकती हूँ, बट व्हाट्स द पॉइंट, आपको समझ में आ गया कि एक सिंपल सेंटेंस को हम एक सेम तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस मैजिक की तरह होते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट होता है ना, आप दो चीजें हैं और उनको मिक्स कर दोगे तो कोई तीसरी चीज बन जाएगी, लेकिन उसमें तीसरी चीज में भी कुछ और मिक्स कर दोगे तो चौथी चीज बन जाएगी, फिर कोई और चीज मिक्स कर दोगे तो पांचवी चीज बन जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री के कितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस भी वैसे ही होते हैं, ठीक है ना। आप वर्ड्स ऐड करते जाओ, आपकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए और मीनिंग का सेंटेंस का सेंस चेंज होता जाएगा, ठीक है। येस और नो क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरोगेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस के कनेक्टर्स होते हैं कुछ, जिनको क्या बोलते हैं अपन, कंजंक्शन। में थोड़ी देर पहले बताया था। इस क्लास में मैं सिर्फ आपके बेसिक्स हैंडल कर रही हूँ, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, मैं नेक्स्ट क्लासेस लूंगी जिसमें अपन क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। यूजिंग करेक्ट प्रेपोजिशंस, आपके प्रेपोजिशन सही होने चाहिए। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजिशन बता रहे हैं, जैसे द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। ये जो ऑन है ना, ये आपकी कैट की पोजिशन बता रहे हैं, कहां पर है वो, इन रिलेशन टू दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपके सब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हैं इन रिलेशन टू दी ऑब्जेक्ट, वो होता है प्रेपोजिशंस। फिर होता है फ्रेमिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस का अभी 2 मिनट पहले ही स्ट्रक्चर बताया है, आपको वो स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है, वही नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। कहाँ गए, आई एम सॉरी, ये रहा, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस आपका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। बेसिक क्लियर, अभी तक समझ में आया। इंटोनेशन, इंटोनेशन आखिरी टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इंटोनेशन में लिखने में कोई पता नहीं चलता, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो इंटोनेशन का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं, है ना, तब इंटोनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंग्लिश सिर्फ लिखना ही थोड़ी सीखना है, इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए, है ना। लिखना तो बहुत कुछ आता है, बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। बोलने में आपका इंटोनेशन का टॉपिक काम आएगा। इंटोनेशन का क्या मतलब होता है, आपका टोन, कहां पर किस शब्द के ऊपर आप कितना जोर लगा रहे हैं, वो इंटोनेशन का पार्ट होता है। उससे क्या पता चलता है कि आप किस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं। जिस वर्ड के ऊपर आप स्ट्रेस डाल रहे हैं, या तो वो उस सेंटेंस टाइप को बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में अगर है तो आप क्वेश्चन वर्ड जो है, जो हेल्पिंग वर्ब जो साथ स्टार्ट में लगाई है, उसके ऊपर फोकस दे रहे होंगे। इंटोनेशन से या स्ट्रेस से क्या होता है, उस वर्ड की इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है, ठीक है। कि आप चाहते हैं कि रीडर जो है या स्पीकर जो है, लिसनर जो है, जो सुनने वाले हैं, वो उस शब्द के ऊपर ज्यादा ध्यान दें जिसके ऊपर आपने स्ट्रेस दिया है। इंटोनेशन से पता चलेगा, ठीक है। फोनेटिक्स की क्लास लूंगी, थोड़ा टाइम बाद में लूंगी, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है पर इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट है। फोनेटिक्स की क्लास लूंगी। फोनेटिक्स का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, एक शब्द को बोलने का तरीका जो है उसको अपन हैंडल करेंगे, ठीक है। डेक्लरेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टडी होता है, उसको बोलने का एक सैम्पल तरीका होता है, उसमें कोई स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होती, या फिर एंड तक आते आते सेंटेंस शांत हो जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा राइजिंग होता है, स्टार्ट स्लो होता है लेकिन एंड टोन में हाई होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस फर्म होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें आप कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है। आपकी टोन फर्म है ना, कठोर टोन है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप एक्साइटेड होते हैं, वाओ शी सो प्रिटी, एक्साइटेड हैं, आपने अपना सरप्राइज, आपने अपना जो इमोशन है वो शेयर किया, एक्साइटमेंट, ठीक है। हेल्प विद प्रोनाउंसिएशन में आपको पहले बता चुकी हूँ, इंटोनेशन प्रोनाउंसिएशन के लिए ही यूज होता है। लिखने में इंटोनेशन को कोई नहीं बता सकता कि आपने क्या लिखा है, किस मूड से लिखा है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सीधी सी बात है, जब आप बोल रहे हैं तो आपके बोलने के तरीके से पता चल जाएगा कि आप किस टाइप के सेंटेंस को बोल रहे हैं। इज दिस नॉट प्रिटी, क्या ये सुंदर नहीं है, ठीक है। तो बोलने के तरीके से पता चला है कि सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है। फ्लुएंसी और क्लैरिटी, सीधी सी बात है, इंग्लिश सुनने में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपने लिखने में इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखने में ग्रामर परफेक्ट लिख रहे हैं और सुनने में आपका इंग्लिश का टोन, आपके प्रोनाउंसिएशंस, आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ मार्क, ठीक है। आपके प्रोनाउंसिएशंस, आपका बोलने का तरीका, ये सब भी मेच्योर और रिफाइन होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपके इंटोनेशन।
क्लास ओवर हो गई है, मैंने आपको सेंटेंसेस से इंट्रोड्यूस कराया है, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे काम करते हैं, सेंटेंस दिखने में कैसे होते हैं, क्या उनकी ज़रूरत होती है। अगली क्लास में मैं आपको सेंटेंसेस बनाने का तरीका बताऊँगी, सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका बताऊँगी। ठीक है? चलो, थैंक यू।